बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी थर्ड के अंतर्गत आज हम यूनिट 4 में फोसिलाइजेशन अर्थात जीवाश्मीभवन या जीवाश्मीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पेलियोबोटनी अर्थात पुरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं कि जीवों की मृत्यु पर अधिकांश अवस्थाओं में इनके शरीर का कवक व जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाता है तथा अपमार्जकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। कभी कभी मृत शरीर या भागों पर यह क्रिया नहीं होती तथा ये मिट्टी के अंदर धंसने से अविघटित अवस्था में भूमि की परतों में सुरक्षित दबे रह जाते हैं, जिन्हें हम आवास कहते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप अथवा जंतुओं के विभिन्न अंग जीवाश्म या फोसिल्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जीवाश्मीभवन या जीवाश्मीकरण कहलाते हैं। जीवाश्मीभवन क्रिया में कोशिका द्रव्य तथा कोमल ऊतकों का अपघटन हो जाता है तथा कठोर ऊतक बंधे रहते हैं। कभी कभी फोसिल्स में सेलुलर डिटेल्स भी संरक्षित पाई जाती है। प्राचीन काल के पादपों और उनके अंगों का जीवाश्मीकरण अवसादी चट्टानों के जमाव के साथ ही प्रारंभ हुआ तथा यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। जब पौधों के जीवाश्मीकरण की क्रिया उनके उगने वाले स्थान पर होती है तब इनकी उत्पत्ति स्वस्थानीय या इन सिटू कहलाती है, जैसे यूरोपियन कॉल फॉरेस्ट। कभी कभी पौधों के उगने का स्थान उनके जीवाश्म भवन के स्थान से भिन्न होता है, जो हवा या जल के साथ बहकर नदियों या समुद्रों तट पर पहुंचकर परिरक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार के जीवाश्म भारतीय गोंडवाना कोल या इंडियन गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। जीवाश्मों में संपूर्ण पादप शरीर अथवा पादप विखंड फ्रेगमेंट्स का परिरक्षण होता है। संपूर्ण पादप के जीवाश्म के रूप में परिरक्षण की संभावना अत्यधिक न्यून होती है, अर्थात कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आते हैं। ये देखा गया है कि पौधों के कठोर ऊतक भली भांति परिरक्षित हो जाते हैं, परंतु मुलायम ऊतक ठीक प्रकार से परिरक्षित नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि शैवालों और ब्रायोफाइटा के सदस्यों को जीवाश्म या फोसिल्स दुर्लभ होते हैं। जीवाश्म निर्माण के समय जीवद्रव्य परिरक्षित नहीं होता, नरम ऊतक बहुत कम परिरक्षित हो पाते हैं तथा वुडी फाइबर्स एंड क्यूटिनाइज स्ट्रक्चर भली भांति परिरक्षित हो जाते हैं। अतः इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ फोसिलाइजेशन अर्थात किसी जीव संपूर्ण अंग अथवा कुछ भाग के जीवद्रव्य के जीवाश्म के रूप में परिलक्षित होने की जो प्रक्रिया है वो जीवाश्मीभवन कहलाती है, अथवा किसी जीव का जीवाश्म में रूप में की बदलने की क्रिया को हम जीवाश्मीभवन या जीवाश्मीकरण कहते हैं। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप अथवा जंतु अवशेष जीवाश्म में परिवर्तित होते हैं। पौधे, जीव जंतु और इनके विभिन्न भागों या अंगों का या संबंधित रसायनों के भूगर्भीय परतों में परिरक्षण के फलस्वरूप जीवाश्म बनने की प्रक्रिया फोसिलाइजेशन कहलाती है। फोसिलाइजेशन कहलाते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज फोसिल्स। फोसिल्स क्या है? A fossil is an impression cast original material or track of any animal or plant that is preserved in rock after the original organic matter is transferred or removed। अर्थात फॉसिल शब्द है वो लैटिन भाषा के फोडर से बना है, जिसका अर्थ है टू डिग यानी खोदना। इस तरह फॉसिल शब्द जमीन से खोदकर निकाली गई वस्तुओं के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ है। यह सत्य भी नहीं है कि खोदने के पश्चात प्राप्त जीवाश्मी है, अतः पृथ्वी पर दबे हुए सभी पादप जीवाश्म नहीं कहलाते हैं। प्लास्टोसीन काल अर्थात 50 करोड़ वर्ष पूर्व से पहले के पादप को ही जीवाश्म या फोसिल्स है वो माना गया है। वैज्ञानिक सीडोरा के अनुसार पेलियोबोटनी वनस्पति जगत के इतिहास व उसके क्रमिक विकास इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पर प्रकाश डालती है तथा जीव जंतुओं के जीवाश्म वनस्पतियों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं, क्योंकि पौधों के जीवाश्म कैल्सिफाइड न होने के कारण बहुत अच्छी तरह से परिरक्षित या वेल प्रिजर्व्ड नहीं हो पाते हैं। जीवाश्मों का निर्माण केवल अवसादी चट्टानों में ही होता है, अन्य चट्टानों में नहीं, अर्थात अन्य जो आग्नेय परत वगैरह है इनमें इनका नहीं होता है। अतः भूपरपट्टी एवं अवसादी चट्टानों में परिरक्षित जीव के अंश अथवा संकेत जीवाश्म कहलाते हैं। जीव के उन अवशेषों को जो चट्टानों में विशेष रूप से अवसादी चट्टानों में मिलते हैं फॉसिल्स कहते हैं। इसी तरीके से जीव के उन अवशेषों को जो चट्टानों में मिलते हैं जीवाश्म कहते हैं। अर्नोल्ड 1947 के अनुसार भूवैज्ञानिक काल के पादप अथवा जंतुओं के ऐसे अवशेष
जो भूमि की सतही निक्षेपित परतों में दब गए या दबे रह गए जीवाश्म कहलाते हैं। अतः जीवाश्म विज्ञान का जो अध्ययन है वो पैलियोबोटनी के अंतर्गत आता है। प्रोफेसर डॉक्टर बीरबल साहनी को पैलियोबोटनी विज्ञान के क्षेत्र में विलक्षण एवं उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी अर्थात भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब हम आते हैं नोमेनकल्चर ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्मों का नामकरण। जीवाश्मों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? जीवाश्म पादप कभी भी संपूर्ण अंगों, रूट, स्टेम, लीफ तथा एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सहित नहीं पाए जाते हैं, वरन इन अंगों के टुकड़ों को जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। एक अध्ययन के दौरान प्रत्येक टुकड़े या पार्ट या भाग को द्विपद नामकरण पद्धति अर्थात बाइनोमियल नोमेनकल्चर के अनुसार नामकरण किया जाता है। इन नामों को रूपवंश, अंतिमवंश या कूटवंश फॉर्म जीनस कहते हैं। रूपवंशों की संरचनात्मक समानताओं व आयु के आधार पर संपूर्ण पादप का पुनर्निर्माण प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात पौधों का जीवाश्मीकरण व अन्य कारकों के अतिरिक्त उसमें उपस्थित ऊतकों की दृढ़ता व कोमलता पर निर्भर करता है। दृढ़ ऊतकों की परिरक्षण कोमल ऊतकों की तुलना में अच्छा होता है। इस कारण अधिकांश पौधों के जीवाश्म पूर्ण अवस्था में प्राप्त न होकर केवल कुछ खंडों या हिस्सों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खंडों की प्राप्ति अलग अलग समय में हुई है। इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस के अनुसार प्रत्येक जीवाश्म खंड, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि को अलग नाम दिया जाता है तथा इसे एक वंश के स्तर का स्टेटस ऑफ ए जीनस माना जाता है। इस प्रकार जीवाश्मों का वांशिक नाम, जेनेरिक नाम पूरे पादप को नहीं बल्कि उसके एक खंड अर्थात वो जड़, तना, पत्ती को निरूपित करता है। इसे फॉर्म जीनस कहते हैं। विभिन्न कृत्रिम वंशों अर्थात पादप या खंडों को उनकी समानता, उपस्थिति काल आदि के आधार पर मिलाकर एक संपूर्ण पादप का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कैलोमेटोथिका होनिनगोसाई नामक जीवाश्म पादप का पुनर्निर्माण कैलोजाइलोन हुकेराई नामक जड़, लेजिनोडेंड्रोन ओल्डिमिया नामक तने तथा स्टेफेनोप्टेरिस होनिनगोसाई नामक पत्ती तथा रेकियोप्टेरिस एस्पारा नामक पर्णवन तथा लेजिनोस्टोम लोम्स्काई बीज के मिलने से हुआ। अतः इनके नामकरण को देखते हैं तो हम विभिन्न अंगों के लिए प्रयुक्त जो वर्ड किए जाते हैं इसमें, जैसे डेंड्रोन, अगर डेंड्रोन तो वो वृक्ष के मुख्य तने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे लेपिडोडेंड्रोन, यानी ये वृक्ष का जो मुख्य अक्ष है उसका पार्ट है। इसी तरह जाइलोन स्तंभ के काष्ठीय भाग के लिए, उदाहरण क्लिडोजाइलोन। फिलम पत्ती के लिए लिखा जाता है, जबकि जैसे लेपिडोफिलम। कार्पोन स्टोमा बीज के लिए, तो उदाहरण स्वरूप लेपिडोकार्पोन, स्टेफेनोस्टोमा। थीका लघु बीजाणु के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेपिडोस्ट्रोबिलस। इस तरह पुनर्निर्मित जीवाश्म को सामान्यतः उसके किसी अधिक प्रचलित नाम या प्रचलित कूटवंश के नाम से जाना जाता है। जैसे लेपिडोडेंड्रोन स्तंभ कूटवंश का नाम है और इसी नाम से इसके पुनर्निर्मित जीवाश्म को माना जाता है। अब हम आते हैं जीवाश्म भवन के सिद्धांत। जीवाश्म भवन के सिद्धांत, इसके अंतर्गत पौधों के जीवाश्मीकरण से संबंधित दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। अर्थात जो जीवाश्मीकरण हुआ है तो प्राचीन काल के पादपों का जीवाश्मीकरण अवशोषित चट्टानों के जमाव के साथ ही प्रारंभ हुआ और वही अनवरत रूप से चल रहा है। जब पौधों के जीवाश्म विभिन्न, जैसे यूरोपियन कोल फॉरेस्ट, उनके उंगलियों से मिलते हैं तो इनकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न वैज्ञानिकों ने इन सिटू और एक्स सिटू का उपयोग किया है। इसी तरीके से दो सिद्धांत पौधों के जीवाश्मीकरण क्रिया संबंधित दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। जो पहला सिद्धांत है वो है रिप्लेसमेंट थ्योरी अर्थात प्रतिस्थापना सिद्धांत, और दूसरा है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी अर्थात अंतःछेदन सिद्धांत। सर्वप्रथम हम आते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी पर, प्रतिस्थापन सिद्धांत पर। इस सिद्धांत के अनुसार जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किसी पादप का अर्थात प्लांट बॉडी में कार्बनिक पदार्थों का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस या अपक्षयन, वेदरिंग होता है। इस दौरान पौधे के कार्बनिक पदार्थ के अणुओं का मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिज अणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होता है, अर्थात मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट।
अब तक प्राप्त अनेक जीवाश्मों में इस प्रकार के उदाहरण मिले हैं। दूसरा है इनफिल्ट्रेशन या अंतःछेदन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवाश्मीभवन कोशिका भित्ति द्वारा खनिज पदार्थों के अंतःछेदन इनफिल्ट्रेशन तथा पार्टिसिपेशन अर्थात अवक्षेपण के कारण होता है। इस मत के अनुसार भूमि में दबने पर पादप का आंशिक विघटन होता है तथा विघटन प्रक्रिया के दौरान विमुक्त कार्बन उक्त संयोजित छनकर अंदर जाना कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से मिलकर इनके कार्बोनेट बनाता है। इस विधि द्वारा जीवाश्मीकरण की क्रिया सेल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन पर निर्भर करती है। तो ये दो सिद्धांत जीवाश्मीभवन के लिए दिए गए हैं। तीसरा है, नेक्स्ट है, जीवाश्मीभवन को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग फोसिलाइजेशन, अर्थात जीवाश्म जो बनने की प्रक्रिया है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो जीवाश्म हैं वो परिपूर्ण जीवाश्म प्रकृति में अत्यंत कम मात्रा में पाए जाते हैं एवं अधिकांश प्राप्त जीवाश्म अपूर्ण अवस्था में हैं। जीवाश्मों की उपयोगिता उनके परिरक्षण की मात्रा पर निर्भर करती है अर्थात प्रिजर्वेशन पर निर्भर करती है, जो कई कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। मुख्य जो फैक्टर्स हैं वो पौधों की संरचना में प्रयुक्त ऊतकों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ प्लांट टिश्यूज, और दूसरा है कंडीशन एट द टाइम ऑफ फोसिलाइजेशन अर्थात जीवाश्मीकरण के समय की वातावरणीय अवस्थाएं। सर्वप्रथम नेचर ऑफ प्लांट वायरस अर्थात पौधों की संरचना में प्रयुक्त ऊतकों की प्रकृति। नेचर ऑफ टिश्यूज, तो पौधों से जीवाश्म का बनना उसके ऊतकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। एल्गी, फंजाई व ब्रायोफाइटा में मोटी भित्ति के ऊतक नहीं पाए जाते, अतः इनके जीवाश्म कम मात्रा में उपस्थित पाए गए हैं क्योंकि इनके ऊतक आसानी से सूक्ष्मजीवों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें दृढ़ भित्ति वाले ऊतक, दृढ़ोतक है, वाहिनिका है, क्यूटिकल्स है आदि पाए जाते हैं, बने होते हैं जो जीवाश्म बनने के अनुकूल हैं। अतः इन पादपों को जीवाश्म वो बहुतायत से पाए जाते हैं। दूसरा है कंडीशन एट द टाइम ऑफ फोसिलाइजेशन, और हम ये कह सकते इकोलॉजिकल फैक्टर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फोसिल्स या जीवाश्मीकरण के समय की वातावरणीय अवस्थाएं। जीवाश्म की क्रिया उस समय विशेष तथा उसे पूर्व उपस्थित विघटनकारी शक्तियों की तीव्रता तथा अवधि पर निर्भर करती है। पौधों की मृत्यु के पश्चात यदि कोई माइक्रोब्स की सक्रियता हो तो पौधों के सड़ने की संभावना अधिक होती है। अम्लीय पदार्थ तथा ऑक्सीजन की कम मात्रा पौधों के भागों को अपलक्ष्य से बचाती है, जिससे उसके जीवाश्म में बदलने की संभावना अधिक होती है। इस तरह पादप चट्टानों में तीव्रता से दबता है तो उस पर जीवाणु का प्रभाव कम होता है, अतः ये विघटन से बच जाते हैं और जीवाश्मीकरण की हो पाता है या जीवाश्मीकरण की क्रिया हो पाती है। इसी तरीके से पौधों के आसपास का जो आवरण होता है वो आधात्री काइंड्स ऑफ एंडोमिंग मैट्रिक्स द्वारा पौधा जितनी तेजी से मिट्टी को ढककर अपने आप को अपघटन से बचाता है वैसे ही फॉसिल्स बनते हैं। मिट्टी के धंसने से पहले पौधे की अवस्था क्या है, दिस इज ए फैक्टर। मिट्टी के धंसने से पहले पौधों किस अवस्था में वो भी डिपेंड करता है। चट्टानों की उत्पत्ति के दौरान जीवाश्म में आए परिवर्तन, इस प्रकार ये जो कारक हैं ये जीवाश्मीकरण अथवा पौधों के जीवाश्म बनने की जो क्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो जीवाश्मीकरण की जो प्रक्रिया है, जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया है तो फॉसिल्स जो बनने हैं उसके अनुसार ये क्रियाएं होती हैं। अतः पौधे, जंतुओं तथा इनके विभिन्न अंगों का अपने या संबंधित रसायनों के भूगर्भीय परतों में परिरक्षण के फलस्वरूप जो जीवाश्म बनने की प्रक्रिया है वो फोसिलाइजेशन कहलाती है।